हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कर्नाटक से सबसे बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में दूसरी बार चूक मोदी की तरफ भागता हुआ आया एक शख्स। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां कंगाल पाकिस्तान में होगा सैन्य तख्ता पलट। जी हां, सेना ने बुलाई आपातकालीन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर पाकिस्तान से तख्ता पलट को लेकर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर तैयबा के आतंकवादी दबोचे गए। जी हां, और साथ ही साथ बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर साधा निशाना। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो संडे का दिन आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम की सुरक्षा में यानी मोदी जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, मोदी की तरफ भागता हुआ आया शख्स। जी हाँ, कर्नाटक में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना सामने आई है। यहाँ पीएम की रैली के दौरान सुरक्षा में सेंध लगी है। 3 महीने के अंदर दूसरी बार पीएम की सुरक्षा में गड़बड़ी से हड़कंप मच गया। एक शख्स को पीएम की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश करते वक्त पकड़ लिया गया। मौके पर पुलिस बल मुस्तैद थे। जैसे ही उस शख्स ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया है दोस्तों। उससे पूछताछ की जा रही है। शख्स के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ये पूरी घटना दावणगेरे की है। यहाँ पीएम मोदी का रोड शो निकाला जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ भीड़ जुटी थी और नारेबाजी चल रही थी। इसी बीच शख्स ने भागकर पीएम मोदी जी तक पहुँचने की कोशिश की है। पीएम की गाड़ी के पास ये शख्स पहुँच गया था। बताया गया है दोस्तों कि ये शख्स काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था। पीएम के इतने करीब पहुंच जाना गंभीर सवाल माना जा रहा है। जी हां, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा घेरा को तोड़कर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कार तक कैसे पहुंच गया। जी हां, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है दोस्तों। बहरहाल आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। मोदी जी को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर खबर थी, इसलिए हमने आपको सबसे पहले ये खबर बताया है। लेकिन दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या कंगाल पाकिस्तान में होगा सैन्य तख्ता पलट, सेना ने बुलाई आपातकालीन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। जी हां, पाकिस्तान में गहराते आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तानी सेना ने अपने शीर्ष कमांडरों के साथ एक बैठक बुलाई है। और इस बैठक में देश की कंगाल अर्थव्यवस्था और अस्थिर राजनीतिक संकट के अलावा सेना के बजट में संभावित कटौती की अटकलों पर चर्चा होनी है। पाकिस्तानी सेना इस बात से नाराज है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज पाने के लिए पाकिस्तानी सरकार सैन्य बजट में कटौती की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने भी बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच बढ़ता विवाद अब सैन्य नेतृत्व वाले समाधान की ओर जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में चौथी बार सेना सत्ता पर काबिज होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान हर कुछ वर्षों में आर्थिक संकट में फंसता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस बार का आर्थिक संकट काफी गंभीर है। पाकिस्तान कंगाली के बीच आतंकवादी हमलों और अब तक के सबसे खराब राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाकों में आतंकवादियों की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। पेशावर में पुलिस लाइन में हुए आत्मघाती हमले में 100 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों और उनके परिजनों की मौत हुई थी। क्वेटा और कराची में भी पुलिस प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल रिपोर्ट तो यही कहती है दोस्तों कि फिर एक बार पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से अपने भारतीय सेनाओं के लिए बड़ी सक्सेस की खबर है, जहां सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। बांदीपुरा में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी दबोचे गए। जी हां, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लश्कर तैयबा यानी LET के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनके पास से ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान अबरार अहमद वाणी उर्फ अबू कादिर और दानिश परवेज के रूप में की गई है। दोनों बांदीपुरा जिले के सुमलार इलाके के हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवादियों के साथियों की आवाजाही के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने मत्स्य पालन फार्म बांदीपुरा के पास सुमलार में एक जांच चौकी पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। उनकी तलाशी के दौरान 2 चीनी ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पुलिस थाने में भेज दिया गया, जहां वे हिरासत में हैं। अब ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को इसके लिए थैंक
थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों। उनके मनोबल को बढ़ाते हुए जय हिंद जय भारतीय सेना कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करते हैं जहां दलाई लामा ने चीन को दे दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। मंगोलियाई बच्चे को बनाया बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु। जी हाँ, धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और अमेरिका में पैदा हुए एक मंगोलियाई बच्चे को बौद्ध धर्म में थर्ड सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में नामित किया गया है। दलाई लामा का यह कदम चीन को चिढ़ाने वाला है और माना यह जा रहा है कि उन्होंने अपने इस कदम से भारत चीन विवाद में मंगोलिया को भी खींच लिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक समारोह के दौरान 8 साल के मंगोलियन लड़के को दलाई लामा ने बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु नामित किया है और उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु और 87 साल के दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासन में रहते हैं और भारत और चीन के बीच दलाई लामा को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। जी हाँ, बता दें कि मंगोलियाई मूल का 8 साल का ये लड़का अब दलाई लामा और पंचेन लामा के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु बन गया है और दलाई लामा ने इसके यानी इस लड़के को 10वें खलका जेटसन धप्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म होने के तौर पर मान्यता दी है। जिनको समझ में नहीं आया उनको बता दे कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और माना जाता है कि धर्म गुरुओं का पुनर्जन्म होता है और फिर उन्हें फिर से गुरु बनाने के लिए उनकी तलाश की जाती है और ऐसा ही दोस्तों इस मंगोलियाई बच्चे में देखने को मिला है जिसको थर्ड दलाई लामा के बाद बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। बहरहाल ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि चाइना को तगड़ा वाला झटका लगा होगा क्योंकि दोस्तों चाइना खुद सोच रहा था कि दलाई लामा के बाद बौद्ध धर्म का उत्तरदायी या यूं कह ले तिब्बत का उत्तरदायी दोस्तों वो खुद बनाने की सोच रहा था, लेकिन दलाई लामा ने पहले से ही ये सारी तैयारियां कर ली हैं। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर और वीडियो लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करते हैं अगली खबर की जहां खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा में प्रदर्शन जिसके बाद भारत ने जताया ऐतराज। जी हाँ, कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ भारत में हो रही कार्रवाई के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से दोस्तों लंदन अमेरिका और कनाडा में प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों ने के एक समूह ने कनाडा और अमेरिका में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही शनिवार को लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर इकट्ठे हुए। इस दौरान सभी के हाथों में झंडे और बैनर भी थे। तो वहीं शनिवार के ही दिन एक बार फिर लंदन में कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के समर्थन में खालिस्तान समर्थकों ने विरोध किया। साथ ही टोरंटो, वैंकूवर, इंडियानापोलिस और फ्रेस्नो शहर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन बुधवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक सुनियोजित प्रदर्शन के बाद हुआ है जब प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग पर पानी की बोतलें फेंकी थी। आपको बता दें इसको लेकर भारत ने विरोध दर्ज करवाया। लंदन में उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन और भारतीय मिशन पर हमले के मामले में भारत ने ब्रिटेन की सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है और इस सप्ताह की शुरुआत में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों कनाडा की बात करें तो कनाडा में वहाँ की विदेश मंत्री ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। कनाडाई विदेश मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कनाडा पंजाब के घटनाक्रम पर काफी करीबी से नजर बनाए हुए है। मेलानी जोली ने कहा कि हम पंजाब के घटनाक्रम से वाकिफ हैं और हम इस पर करीबी से नजर रख रहे हैं। हम समुदाय के सदस्यों की चिंताओं को दूर करना जारी रखेंगे। जोली गुरुवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडो कनाडाई सांसद इकविंदर एस गहीर के एक सवाल का जवाब दे रही थी। इंडो कनाडाई सांसद गहीर ने कहा कि उन्होंने पंजाब में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किए जाने के बारे में सुना है। इसके जवाब में कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि हम पंजाब में जो हो रहा है उस पर स्थिति से अवगत हैं और हम इसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। हम इस स्थिति को अधिक अस्थिर होने की आशा करते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ जहां भारत की अपील के बावजूद भी नहीं माना पाकिस्तान। करतारपुर तीर्थ यात्रियों से वसूल रहा भारी भरकम फीस। बता दे भारत की अपील के बावजूद पाकिस्तान सिख धर्म के अनुयायियों की सबसे पवित्र जगहों में से एक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए तीर्थ यात्रियों से फीस वसूल रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया है कि सरकार को करतारपुर साहिब जाने के लिए कॉरिडोर के माध्यम से पासपोर्ट मुक्त यात्रा के लिए आवेदन मिले हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौते में तीर्थ यात्रियों को वैध पासपोर्ट के साथ यात्रा करने की अनुमति है। दरअसल लोकसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की यात्रा को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। हरसिमरत कौर ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा को पासपोर्ट मुक्त बनाने की कोई योजना बनाई है। इसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुरलीधरन ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने कई बार
बार पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि वो सिख यात्रियों के सम्मान में यात्रा पर जाने को लेकर कोई फीस ना वसूले। उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान फीस के नाम पर हर तीर्थ यात्री से 20 अमेरिकी डॉलर वसूल रहा है, यानी कि भारत रुपए की बात करें तो 1600 से 2000 के बीच फीस ले रहा है। बता दें कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की लंबी समय से मांग चल रही थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान सरकार ने 24 अक्टूबर 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जुड़ता है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पाकिस्तान से जुड़ी खबर, जहां रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गिनाई मजबूरियां, कहा पाकिस्तान के पास चुनाव कराने के भी पैसे नहीं बचे। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय के पास चुनाव कराने के लिए कुछ फंड नहीं बचा है। उन्होंने कहा बीते साल नवंबर से हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वॉशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता से 1.1 बिलियन डॉलर की बेहद जरूरी धनराशि का इंतजार है, जो हमें पिछले साल ही मिलने वाली थी। हम कमजोर स्थानीय मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपनी कमजोरी भी, अपनी लाचारी भी पाकिस्तान हंस हंस के दुनिया को बता रहा है, लेकिन उस कमजोरी को, उस लाचारी को कैसे दूर किया जाए, इसके पीछे जरा भी पाकिस्तान दिमाग नहीं लगा रहा। बहरहाल अगर आप भी मानते दिमाग होता तो आज ये स्थिति ही ना होती पाकिस्तान की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां उत्तर कोरिया के हाथ में नया हथियार, इस बार पानी के अंदर होगा परमाणु हमला, आएगी क्या सुनामी। बता दे सन की तानाशाह किम जोंग उनका देश उत्तर कोरिया लंबे समय से लगातार हवा में मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का दावा करता आया है। इस बार प्योंगयांग में अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रिल किया है। दोस्तों किम जोंग उनके देश ने समुद्र के नीचे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक विशेष ड्रोन का परीक्षण अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इस हथियार के हमले से रेडियो एक्टिव सुनामी आएगी, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नया डर पैदा हो गया है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को इस हथियार का खुलासा किया। पिछले कुछ सालों से किम जोंग उन के देश ने अलग अलग समय पर मिसाइल दाग कर दुनिया के अलग अलग देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। उत्तर कोरिया ने हमेशा दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास का जवाब दिया है। ऐसे में इस बार नया हथियार उस देश के हाथ में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ये ड्रोन रेडियो एक्टिव सुनामी का कारण बन सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां UNHRC में देश की आवाज बनी सफाई कर्मी की बेटी, दलित ओबीसी उत्थान पर की भारत की तारीफ। जी हाँ, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व इंदौर शहर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी को मिला। रोहिणी घावरी इस वक्त सरकारी स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड में PhD कर रही है। उन्होंने UNHRC के सत्र में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए उत्थान के लिए भारत की प्रशंसा की। रोहिणी ने कहा कि कुछ देश और संगठन भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में दलितों की स्थिति काफी बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र में ANI से बात करते हुए रोहिणी घावरी ने कहा कि मुझे संयुक्त राष्ट्र में रहने का एक और सुनहरा मौका मिला है। पिछले 2 वर्षों से मैं जिनेवा में PhD कर रही हूँ और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरा सपना था। वो आगे कहती है कि एक लड़की होने के नाते यहाँ तक पहुँचना हमेशा एक कठिन रास्ता था। एक दलित लड़की के रूप में मुझे वास्तव में गर्व है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। भारत में दलितों की स्थिति पाकिस्तान समेत अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। हमारे पास दलितों के लिए आरक्षण नीति है, यहाँ तक कि मुझे भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली। मैं एक वास्तविक उदाहरण हूँ। रोहिणी ने कहा कि एक सफाई कर्मचारी की बेटी होने के नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ ही साथ दोस्तों रोहिणी को इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। और जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आईना दिखा दिया है दोस्तों इन देशों को, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रपति चुनाव का दबदबा या चीन के साथ का उत्साह। यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पिछड़ने की खबरों के बीच रशिया से फिर से कमर कसने की तैयारी कर ली है। इसके मुताबिक रशिया अपनी सेना में 4 लाख नई भर्तियां करने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि रशिया का ये नया ऐलान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद आया है। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस का समर्थन किया था। तो वहीं इसी साल के अंत में रशिया में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। पुतिन फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया कुछ ठोस नहीं हासिल कर पाता है तो पुतिन की फिर से रशिया का राष्ट्रपति बनने की योजना खटाई में पड़ सकती
है। जी हाँ, रूसी सेना के लिए नए सैनिकों की नियुक्ति यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में उसके लिए काफी अहम साबित होगी। इससे वो यहाँ पर अपने अभियान में तेजी ला सकता है। बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ पिछड़ने की खबरों ने पूरे रशिया में लोगों का आत्मविश्वास हिला दिया था। साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पेंटागन की बहुत बड़ी चेतावनी, कहा चीन के साथ बन रहे हैं जंग के हालात, अमेरिका रहे तैयार। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने चीन के साथ बन रहे जंग के हालात को लेकर चेतावनी देते हुए अमेरिका को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। पेंटागन के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के साथ संभावित टकराव के लिए अमेरिका की सेना को तैयार रहना चाहिए। पेंटागन ने कांग्रेस से रक्षा विभाग के लिए 842 अरब डॉलर के बजट को मंजूरी देने की अपील की है, ताकि एशिया और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी सेना को मजबूत किया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मामलों पर विनियोग उप समिति के समक्ष अपने एक बयान में कहा कि ये एक रणनीति संचालित बजट है जो चीन के साथ हमारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की गंभीरता से प्रेरित है। ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की ताक में लगे चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना 4 नए सेना अड्डे बनाने जा रही है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान पर करेंगे कब्जा, लगाएंगे वहां पर खालिस्तानी झंडा। जी हां, फोन पर आया एक धमकी भरा ऑडियो। बता दें, खालिस्तानी समर्थक द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का झंडा उतारकर खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी दी गई है और इसमें कहा गया है कि वे लोग यानी खालिस्तानी समर्थक प्रगति मैदान को टेक ओवर कर लेंगे और भारत के झंडे को नीचे गिरा देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। धमकी भरा ऑडियो एक यात्री के पास भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि ऑडियो में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में बात की गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के आईजीआई एयरपोर्ट थाने में आईपीसी की धारा 153, ए और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सितंबर में प्रगति मैदान में G20 का बड़ा आयोजन होना है, इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां ब्रिटिश एमपी ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा हम अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। जी हां, ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास पर किए गए हमले का मुद्दा वहां के सांसद भी लगातार उठा रहे हैं। अब ब्रिटेन के एक सांसद ने खालिस्तान के मुद्दे को संसद में उठाया है और अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ब्रिटिश के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर फैसला क्या ले पाएंगे। इसके जवाब में सदन के नेता पेनी मोर्डेट ने कहा कि हम लंदन स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर हम भारत सरकार के निरंतर संपर्क में हैं और ये तय करना पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि वारंट और आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटेन के अपने ही सांसद के द्वारा अपनी ही सरकार को घेरना, अगर आप भी मानते बिल्कुल सही सवाल कहा है इन्होंने कि हम अपने देश में आतंकवादियों को पाल रहे हैं। वाकई दोस्तों, जब आपको पता है कि आपके ही देश में इस प्रकार के लोग आतंक फैला रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो आतंकी है और उनको बैन कर देना चाहिए या उनके खिलाफ सजा उठानी चाहिए। उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आप भी उस ब्रिटिश के सांसद के बात का बिल्कुल सही निर्णय निकालते हैं दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में अमेरिकी राजदूत बने एरिस गारसेटी का कमला हैरिस ने दिलाई शपथ। जी हां, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को एक समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ दिलाई गई। अमेरिकी सीनेट ने इस महीने की शुरुआत में गारसेटी के नामांकन की पुष्टि की थी, जिससे प्रमुख राजनयिक पद भरने के लिए 2 साल से अधिक का लंबा अंतराल समाप्त हो गया। गारसेटी का नामांकन जुलाई 2021 से अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष लंबित था, जब उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। गारसेटी की बेटी माया ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिब्रू बाइबिल रखी, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका प्रयास से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को राज्य के बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुर जिलों में विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शनिवार को कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी ने शनिवार को सबसे पहले जिले के मुद्देनहल्ली में दूरदर्शी सिविल इंजीनियर, प्रशासक और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ने चिक्कबल्लापुर जिले में मुद्देनहल्ली के सत्य साई ग्राम में निःशुल्क सेवाओं के लिए स्थापित श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और श्री सत्य साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है और ये सब
सबका प्रयास के माध्यम से संभव है। भाजपा सरकार ने मेडिकल की शिक्षा कन्नड़ में मुहैया कराई है। दोस्तों आप सभी को इसकी जानकारी होगी। बहरहाल मोदी जी को लेकर और उनके विकास कार्यों को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट में। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस आज देश भर में करेगी सत्याग्रह, राजघाट पर जुटेंगे दिग्गजी कांग्रेसी। जी हां, कांग्रेसी राहुल गांधी के समर्थन में रविवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिन का सत्याग्रह आयोजित करेगी कांग्रेस के पार्टी नेता। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ पूरे देश में जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन होगा। ये सत्याग्रह सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजधानी दिल्ली में राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे। बहरहाल क्या इन चीजों को करके राहुल गांधी जेल जाने से बच पाएंगे दोस्तों? क्या अपनी की हुई हरकत को छुपा पाएंगे? आपकी जो भी इस पर निर्णय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने मोदी जी को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि मोदी जी पैनिक में आ गए हैं, वो मेरी स्पीच से डर रहे हैं। लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया है। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है, इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके डराकर धमकाकर जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। बहरहाल दोस्तों राहुल गांधी के अब जो बयान निकलकर सामने आ रहे उनमें बौखलाहट पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। जी हां, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत के संस्थाओं का अपमान करना उनकी आदत हो गई है और न जाने मोदी जी पर क्या क्या बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पुलवामा हमले, लोकतंत्र और चीन पर दिए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।